हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्टोमक। इसमें हम पूरा एनाटॉमी के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले स्टोमक है क्या? ये एक जीआईटी का पार्ट है जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। इसका काम क्या है? तो ये फूड को एक्यूमुलेट करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसका जो एनाटॉमी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके मेनली 4 पार्ट हमें पढ़ने को मिलेंगे। 2 कर्वेचर, इसके ब्लड सप्लाई जो मेनली सीलियक ट्रंक से आते हैं, इसके इनर्वेशन वैगस नर्व और सीलियक प्लेक्सस का, ठीक है। उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में कौन कौन सा? तो सबसे पहले एंटीरियर रिलेशनशिप। एंटीरियर रिलेशनशिप कहने का क्या मतलब है? जो आगे से दिखता है, जैसे ऊपर डायफ्राम होता है, आपको पता है। नीचे में क्या होता है? यहाँ पर इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो एंटीरियर में क्या आएंगे? तो एंटीरियर में आएंगे डायफ्राम। यहाँ पर आपका इस तरह से क्या होगा? लीवर होगा, द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या आएगा? तो पोस्टीरियर मेनली किसको कहेंगे? तो यहाँ पर वाले पार्ट को। इसमें मेनली ओमेंटम बुर्सा जिसमें लेसर सैक आता है, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी। सुपीरियर में कौन सा आएगा? तो ये पार्ट हमारा सुपीरियर में आ जाएगा। ये ऊपर में क्या है? हमारा इसोफेगस है और ये डायफ्राम है, तो ये सुपीरियर पार्ट में आ जाएगा। इन्फीरियर और लेटरल पार्ट में क्या आएगा? तो अभी बताए थे, यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है। इसके पार्ट जो चारों हमें डिस्कस करना है वो कौन सा है? यहाँ पर कार्डिक है, यहाँ पर कौन सा होगा? फंडस होगा, ये बोधी होगा और ये पाइलोरिक होगा। इसका फंक्शन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन जो बहुत कम होता है, ऑब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है, हार्मोन सेक्रिएशन, ठीक है। और सबसे मेन जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड। ये 3 से 4 घंटे तक आराम से फूड को स्टोर कर सकता है। इसके लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एम एस जिसका निमोनिक है, क्या हो जाएगा? म्यूकोसा, सबमुकोसा, मस्कुलारिस एक्सटर्ना और सेरोसा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। सेरोसा जो है ना सबसे बाहर की तरफ होती है, तो ऐसे सर जो होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, थोड़ी इंटरनली जाते हैं। और जो माँ होती है वो दिल में होती है, अंदर होती है, इसलिए म्यूकोसा क्या होगा? अंदर में होगा। ब्लड सप्लाई में गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोमेंटम आर्टरी, गैस्ट्रोडियोडनल आर्टरी, ये सब के बारे में पढ़ना है। इनर्वेशन में मेनली 2 तरह का इनर्वेशन पढ़ना है, पारासिम्पेथेटिक, सिंपेथेटिक। पारासिम्पेथेटिक में वैगस नर्व और सिंपेथेटिक में सीलियक प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में मेनली गैस्ट्रिक लिम्फेटिक सिस्टम, गैस्ट्रो ओमेंटम, पाइलोरिक लिम्फ नोड, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आते हैं अब इसके ये फंक्शन ये सब पे। तो स्टोमक क्या है? एक इंट्रापेरिटोनियल डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो मेनली पाया जाता है, ग्लैंड नहीं इसको ऑर्गन कहेंगे, इसोफेगस और डियोडना के बीच में। ये एक जे शेप का ऑर्गन है, ठीक है। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल से कवर होता है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो जो स्टोमक है वो कहाँ पे रहेगा? सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन में रहता है। ये कहाँ पे रहता है? तो जो हमारा अम्बिलिकल नाभि है ना उसके ऊपर रहता है। तो क्या कह सकते हैं? ये मेनली रहता है इपीगैस्ट्रिक एरिया और अम्बिलिकल रीजन में। इसका एग्जैक्ट साइज, शेप ऑफ द स्टोमक जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और पोजीशन और रेस्पिरेशन के बेसिस पे, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें मेनली 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। कार्डिया जो कहाँ पे पाया जाता है? तो सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक, कहाँ पर? T11 में पाया जाता है कार्डिया। ये सुपीरियर ओपनिंग है ना, यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। फंडस रौंद पार्ट जो है जहाँ पर मेनली गैस भरा हुआ होता है, और ये किसके, ये जो कार्डिया है इसके लेफ्ट तरफ होता है, इधर राइट होता है इंसान का, इधर लेफ्ट होता है। बॉडी की बात करें तो यह स्टोमक का लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है जहाँ पे मेनली फूड स्टोर होता है।
लेकिन हाँ, कभी कभी क्या, जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है ना इंसान, तो ये खाना कभी कभी पाइलोरिक ये फंदस में भी चला जाता है। पाइलोरिक स्टोमक का वैसा एरिया जो मेलिक डियोडनम से उसको कनेक्ट करता है। पाइलोरस का भी 3 पार्ट होता है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्पिंक्चर। जो स्पिंक्चर है ना, वो मेनली ये जो स्पिंक्चर है L1 तक जाता है। तो अगर इसका कोई पोजीशन पूछे तो कितना से हो जाएगा, T11 से L1 के बीच में होता है। ठीक है, अब इसमें 2 कर्वेचर पढ़ने को मिलेगा, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर देखिए, ये है लेसर कर्वेचर और ये है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो जो ग्रेटर कर्वेचर है ये लॉन्ग होता है, नाम से ही देखिए लॉन्ग, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, लॉन्ग कन्वेक्स, और ये लेटरल बोर्डर होता है स्टोमक का। एराइज कहाँ से होता है, ये एराइज होता है कार्डिक नॉक से, और उसके बाद ये पीछे की ओर से नीचे आता है। ठीक है, ये कर्व बनाता है मेडियली टू द मेडियली, ताकि वो क्या कर सके, पाइलोरिक एंट्रम तक जा सके। इसमें इनर्वेशन की बात करें तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंट्रम आर्टरी सप्लाई करता है ग्रेटर ओमेंटम को। ठीक है, अब आते हैं लेसर ओमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। ये शॉर्टर होता है एज कंपेरिजन टू ग्रेटर कर्वेचर, और ये कनकेव शेप का होता है, और ये मेडियल सरफेस में पाया जाता है। इसका जो मोस्ट इन्फीरियर पार्ट होता है ना, वो एंगुलर नोच कहलाता है। कौन सा नोच, एंगुलर नोच, मोस्ट इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, जो इंडिकेट करता है जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन को। जो लेचर कर्वेचर है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीवर है। लीवर का दूसरा नाम क्या होता है, हेपेटो। तो हेपेटो और गैस्ट्रिक के बीच में जो लिगामेंट होता है उसको हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कहते हैं। और ये क्या करता है, और ये सप्लाई होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनाटोमिकल में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सुपीरियर पार्ट में इसोफेगस और लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट होता है। एंटीरियर में क्या होगा, डायफ्राम और ग्रेटर ओमेंटम, क्या, ग्रेटर ओमेंटम याद रखिएगा, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लेफ्ट लोबर वॉल और लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर में, एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट था, तो एंटीरियर पार्ट में डायफ्राम, फिर हमारा ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। ओमेंटम कह रहे हैं, ग्रेटर कर्वेचर याद नहीं रखिएगा, ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम मेनली पेरिटोनियम वॉल का बना हुआ होता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लेफ्ट लोबर लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही गॉल ब्लैडर होता है। जब पोस्टीरियर की बात करें तो जो ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम है ना, ये दोनों मिलके यहाँ पर एक थोड़ा सा कैविटी छोड़ता है, जिसको हम लेसर सैक कहते हैं। ठीक है, इसको ओमेंटा बुर्सी भी कहा जाता है। वो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्प्लेक्निक आर्टरी और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, जो मेनली इन्फीरियर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं ग्रेटर और लेसर ओमेंटम में। कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, अभी जो बताए थे वो पढ़ाए थे कर्वेचर, इसका कम कर्वेचर है इसलिए लेसर कर्वेचर, इसका ज़्यादा कर्वेचर है इसलिए ग्रेटर कर्वेचर। अब पढ़ा रहे हैं ओमेंटम। अब ओमेंटम क्या होता है, ये आपको पता है, जो हमारा ये GIT है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है। जो अंदर में एब्डोमिनल विसल होता है और बाहर में एब्डोमिनल पैराइटल। ये ग्रेटर और लेसर ओमेंटम है ना, ये 2 स्ट्रक्चर है जो मेनली बना हुआ होता है पेरिटोनियम फोल्डिंग से। ठीक है, मेनली 2 लेयर होता है पेरिटोनियम का और 4 मेम्ब्रेन लेयर होता है इसमें। बोथ ओमेंटम जो है वो अटैच होता है स्टोमक से। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ग्रेटर ओमेंटम, हैंग द ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर ओमेंटम कहाँ पे होगा, तो जहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को
फोल्ड करेगा बैक की तरफ। इस तरह से ये अपने आप को, देखिए ये वाला जो है ना, इस तरह से अपने आप को अटैच करेगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉलम से भी ये अटैच होता है। इसका मेन रोल क्या है, तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी बनाता है और ये जो इन्फेक्शन होता है, इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शन, उसके स्प्रेड को रोकता है। लेसल ओमेंटम ये कंटिन्यू होगा पेराइटल पेरिटोनियल लेयर ऑफ स्टोमक एंड डियोडनम का, मतलब ये यहाँ पर होता है। ठीक है, ये स्मॉलर पेरिटोनियम फोल्ड है जो मेनली अराइज होता है लेजर कर्वर्सल से और अटैच होता है लीवर से। इसका मेन फंक्शन है मेन फंक्शन है स्टोमक के डियोडनम को लीवर से अटैच रखना। ठीक है, जो ग्रेटर और लेसर ओमेंटम होता है वो डिवाइड करता है एब्डोमिनल कैविटी को दो पार्ट में, ग्रेटर सैक और लेसर सैक। ठीक है, स्टोमक जो लाई होता है इमीडिएटली एंटीरियर टू लेसर सैक। ठीक है, नहीं समझे, हमारा जो यहाँ पर था ना लेसर सैक, और यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर सैक, वो जो थोड़ा सा सैक जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या पढ़ा, जो स्टोमक है वो क्या होगा, लाई इमीडिएटली एंटीरियर टू लेसर सैक। ग्रेटर है यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम है तो कम स्पेस होगा, इसलिए यहाँ पर लेसर सैक होता है, तो इसके आगे में पाया जाता है। ठीक है, जो ग्रेटर और लेसर सैक है वो कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से। एक फोरामेन है जिसको कहते हैं इपीप्लोइक फोरामेन, उसके द्वारा वो क्या करेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। तो चलिए इसका पिक्चर देखिए, यही है हमारा लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम ये आगे में जो था उसको लेसर ओमेंटम कहते हैं। ये हमारा ग्रेटर ओमेंटम है। कहाँ पर है लेसर ओमेंटम, फिर से यहाँ पे देखिए, ये है लेसर ओमेंटम, ये है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेसर सैक है, स्टोमक के पीछे क्या है, लेसर सैक है, और यहाँ पर ग्रेटर सैक है। ये दोनों कहाँ कैसे मिलते हैं, तो ये दोनों मिलते हैं एपीप्लोइक फोरामेन के द्वारा। ठीक है, इस तरह समझिए ये सैक क्या होता है, ये लेसर सैक है, इसमें मेनली फ्लूइड भरे हुए होते हैं। चलिए अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या था हमारा फंडस, ये क्या है हमारा बॉडी। बॉडी को हम गैस्ट्रिक बॉडी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा गैस निकलता है। यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑब्लिक फाइबर्स कहते हैं। यहाँ पर सर्कुलर लेयर होता है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कैनाल है वो प्रेजेंट कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक फोल्डिंग, ये जो है ना फोल्डिंग दिख रहा है, इसको हम गैस्ट्रिक फोल्डिंग कहते हैं। ये हमारा एसोफेगस है, ये कार्डिया है, यहाँ पर पाइलोरिक कैनाल होता है। ठीक है, पाइलोरिक कैनाल के पास कौन सा मसल होता है, तो इस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्कुलरिस जाएगा। ये जो होता है उसको पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम हो गया, और ये जो छेद है उसको पाइलोरिक ऑरिफिस कहेंगे, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ डियोडनम से जाके अटैच होता है। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्चर मतोसा मसल, इसके चारों तरफ जो मसल होंगे ना ये पाइलोरिक ऑरिफिस में, उसी को पाइलोरिक स्पिंक्चर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने। चलिए अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले खाना क्या होता है, मुंह में लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर वो इसोफेगस से हमारा कार्डिक ओरिफिस से होते हुए कहाँ पे आता है, तो वो आता है गैस्ट्रिक जूस से मिलते हुए स्टोमक में के बॉडी में आता है, जहाँ पे वो कुछ देर स्टोर रहता है। तो मेन फंक्शन जो होता है हमारे स्टोमक का वो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, रेपिटेटिव मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण फूड पार्टिकल टूटता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है इनटू अ स्मॉलर फ्रैगमेंट में, जो मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। यहाँ पर जो HCl है ना, यहाँ पर का जो pH होता है वो एसिडिक होता है 1 से 2 HCl के कारण। ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है और वो खाने को तोड़ के सेमी लिक्विड सब्सटेंस में बदलता है, जिसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, CHYME।
उसके बाद यही काइम जो है वो पाइलोरिक ऑरिफिस को क्रॉस करके दुओडेनम में जाता है गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस के मदद से। ठीक है, मेनली जो स्टोमक है ना वो कितना डिस्टेंस हो सकता है, तो बिटवीन 2 से 3 लीटर ऑफ फूड ये इजीली खा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा ही मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये मेनली वाटर, कैफीन, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इंजेस्टेड इथेनॉल को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टोमक है ना वो कंट्रोल करता है सिक्रिएशन और मोटिलिटी को। ठीक है, जैसे और कुछ हार्मोन्स की मदद से, जैसे कि गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। उससे पहले हम स्फिंक्टर ऑफ द स्टोमक पढ़ लेते हैं। मेनली 2 स्फिंक्टर होता है, जहाँ पे ऑरिफिस होता है वहाँ पर स्फिंक्टर होता है। पहला जो स्फिंक्टर होता है उसको कहते हैं इंफीरियर ऑसोफिजियल स्फिंक्टर। ये जब क्या है, जहाँ पर हमारा इसियोफागस और स्टोमक मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंफीरियर ऑसोफिजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि जो हमारा इसियोफेगस है ना वो डायफ्राम को पास करता है इसियोफेगल हियातस के द्वारा। डायफ्राम को पास कितना पे करता है, तो T10 पे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और दूरी मतलब T11 पे पहुँच के ये स्टोमक से क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। और उसी वो कनेक्शन किसके थ्रू बनाता है, तो इंफीरियर इसियोफेगल स्फिंक्टर के थ्रू। कहाँ पर, तो T11 के पास। ठीक है, यही ट्रांजिशन पॉइंट होता है बिटवीन ओसियोफागस एंड स्टोमक के बीच में। ठीक है, और ये जो इसियोफेगस का कहें स्फिंक्टर तो 2 होता है। नीचे जो स्टोमक से बनाता है उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर इसियोफेगल स्फिंक्टर, और ऊपर में फेरिंग्स के साथ बनाता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर इसियोफेगस स्फिंक्टर। मतलब फेरिंग्स से नहीं बनाता है, वो जो माउथ से एंट्री होता है ना तो उस तरह से लोकेटेड होता है फेरिंग्स में। ठीक है, अब ये क्या अलाउ करेगा, तो ये मेनली फूड को माउथ से किसके पास ले जाता है, स्टोमक के पास ले जाता है। तो क्या ये जो फूड का खाना जाता है ये हमारे कंट्रोल में है। जब एक बार खाना सॉलो हो गया तो फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। दूसरा क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत देर से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये किसके बीच में रहता है, पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ दुओडेनम के बीच में रहता है। ये क्या है, यहाँ पर एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। जो काइम बनता है ना, काइम क्या था, फूड और गैस्ट्रिक एसिड का मिक्सर था स्टोमक में, उसका एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से वो फिर चला जाएगा दुओडेनम में। ठीक है, तो जो इंफीरियर इसियोफेगल स्फिंक्टर है ये एनाटोमिकल स्फिंक्टर कहलाता है और ये स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। ठीक है, जब इम्प्टी होता है ना स्टोमक तो मेनली जो इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर है वो क्या करेगा, ओवरकम हो जाएगा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पायरोरस को। पायरोरस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, उसके जो ऑरिफिस होते हैं स्मॉल होते हैं। फूड क्या होंगे, ताकि क्यों होते हैं ऐसा, ताकि फूड जो है स्टोमक में थोड़ी देर स्टोर रह सके। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक जब पेरिस्टाल्टिस स्टार्ट होता है तब ये जो काइम है वो पाइलोरिक कैनाल से दुओडेनम में जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैक्रोस्कोपिकली देखें ना तो इसके 4 लेयर होते हैं जो पहले ही डिस्कशन कर दिए थे। अंदर से बाहर एमएस, मुकोसा, सब मुकोसा, मैस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। जब हमारा स्टोमक एम्प्टी होता है तो तभी इसमें कुछ मात्रा में फूड रहते हैं, और अगर एम्प्टी होता है तो हमारा स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट और श्रंकन ऐसे नहीं सूखा हुआ स्टेज में रहता है। मुकोसा क्या है, रिंकल्ड स्पेस है, एस्पेक्ट है, जो मेनली क्या कंसिस्ट में होता है इसमें, तो गैस्ट्रिक फोल्ड होते हैं इसमें, और क्या होता है इसमें, रुग्गी होता है। तो म्यूकोसा में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक फोल्ड, जिसको हम रुग्गी कहते हैं। जब यही ऑर्गन डिस्टेंशन मतलब फूलता है तो ये गैस्ट्रिक फोल्ड क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे समझिए कि जैसे कि बैलून है, उसको पहले फुलाइए, ठीक है, उसके बाद पचकाइए, देखिए उसमें हल्का हल्का
लाइनिंग दिखेंगी, उसी को हम गैस्ट्रिक फोल्ड या रुगी कहते हैं। फिर से फुलाएंगे तो वो लाइनिंग गायब हो जाएगी, उससे ही हमारा स्टोमक होता है। जब खाना नहीं होता है तो वो सिकुड़ जाता है तो उसमें रुगे दिखते हैं, या जब फूल जाता है तो वो लाइनिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लेसर कर्वेचर के तरफ क्या होता है। ये जो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक है, ये टेम्पोररी कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक कैनाल कहते हैं। ये मेनली फॉर्म होता है गैस्ट्रिक फोल्ड के बीच में, जो फैसिलिटेट करता है पैसेज ऑफ सलीवा एंड फ्लूइड ड्यूरिंग swallowing। ये क्या, अब क्या है ना कि लेसर कर्वेचर की तरफ एक टेम्पोररी कंटिन्यूअस फ्लो, जिसको गैस्ट्रिक कैनाल कहते हैं, वो मेनली गैस्ट्रिक फोल्ड के बीच में प्रेजेंट होता है, जो पैसेज ऑफ सलीवा और फ्लूइड को फैसिलिटेट करता है जब हम निगलते हैं। ठीक है, जो म्यूकोसा होता है इनर लाइनिंग, वो लाइन किया जाता है सिंपल कॉल्यूमनल इपिथेलियम के द्वारा, और ये प्रोटेक्टिव और अल्कलाइन म्यूकस लेयर होता है। ठीक है, एपिथेलियल जो लेयर है वो कंटेन होता है गैस्ट्रिक पीथ से, और ये गैस्ट्रिक पीथ फिर डीपर अंदर तक फैला हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये डिपेंड करता है पार्ट ऑफ स्टोमक में कि इसमें कौन सा टाइप का, किस ग्लैंड में कौन सा टाइप का सेल पाया जाता है। जैसे कि जो म्यूकस नेक सेल है वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस लेयर को, वाइल जो पैराइटल सेल है वो सेक्रिएट करता है HCl को। जो चीफ सेल हैं वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजेन को। जैसे क्या हुआ, स्टोमक में भी अलग अलग सेल होते हैं, जैसे कि म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस को रिलीज करेंगे, पैराइटल सेल जो HCl को रिलीज करेंगे, चीफ सेल जो पेप्सिनोजेन को रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये जो पेप्सिनोजेन है ये क्या होता है, इनएक्टिव प्रिकल्सर हो जाता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में अंदर लो pH इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से लेयर से कौन सा सेल सेक्रिएट होता है। जो सबसे पहला सेल है उसको कहते हैं म्यूकस नेक सेल, जो सेक्रिएट करता है म्यूकस और प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग। म्यूकस नेक सेल बाइकार्बोनेट सेक्रिएट करता है, इसलिए तो अल्कलाइन नेचर का होता है। पेराइटल सेल ये गैस्ट्रिक एसिड HCl को सेक्रिएट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल ये हिस्टामिन को सेक्रिएट करता है, जो स्टिमुलेट करता है एसिड को। अगला है चीफ सेल, या इसको ऑक्जिंटिक सेल भी कहते हैं, जो मेनली पेप्सिन को सेक्रिएट करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज को। डी सेल ये सोमैटोस्टैटिन को सेक्रिएट करता है, जो एसिड को इनहेबिट करता है। जी सेल गैस्ट्रिन को सेक्रिएट करता है, जो स्टिमुलेट करता है एसिड को। तो अगर पूछेगा कौन एसिड को स्टिमुलेट करता है, तो उसमें हमारा गैस्ट्रिन आ जाएगा और हिस्टामिन आ जाएगा। कौन इनहेबिट करता है, तो उसमें आ जाएगा सोमैटोस्टैटिन, जो डी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और जो स्टिमुलेट करता था गैस्ट्रिन जी सेल के द्वारा, और हिस्टामिन इंटेरोक्रोमोफिन के द्वारा। अब अगला लेयर कौन सा है, सब मुकोसा। सब मुकोसा में मिली लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, थर्ड लेयर मैस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसमें क्या होंगे, 3 स्मूथ मसल सब लेयर होते हैं। अब उसमें कौन कौन सा होता है, तो इनर ऑब्लिक, फिर मिडिल सर्कुलर और बाहर का लॉन्गिट्यूडिनल। जो इनर ऑब्लिक लेयर है वो लोकेटेड होता है पूरे ऑर्गन में, और ये वर्क करता है यूनिसन की तरह, सबको एक जैसा रखता है और प्रोड्यूस करता है फिजिकल मोशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टोमक, मतलब ये स्टोमक को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जो मिडिल सर्कुलर होता है वो कंसेंट्रिक होता है, और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ये भी पूरे ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फॉर्म करता है मेनली पाइलोरिक स्पिंक्चर। एक्सटर्नल जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है ये दोनों कर्वेचर के बीच में होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा सेरोसा है उसमें विसरल पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमक को कवर करके रखता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरी में सबसे पहले हम बात करते हैं
आल्त्री के बारे में, क्या कौन कौन सा आल्त्री सप्लाई होता है। तो मेनली 5 तरह का आल्त्री सप्लाई होता है। सबसे पहले साउथ गैस्ट्रिक आल्त्री, फिर लेफ्ट गैस्ट्रो इपिबोलिक आल्त्री, राइट गैस्ट्रो इपिबोलिक आल्त्री, लेफ्ट गैस्ट्रिक आल्त्री, उसके बाद राइट गैस्ट्रिक आल्त्री। तो सबसे पहले से पहला लेफ्ट गैस्ट्रिक आल्त्री, फिर राइट गैस्ट्रिक आल्त्री, फिर साउथ गैस्ट्रिक आल्त्री, उसके बाद लेफ्ट गैस्ट्रो इपिबोलिक आल्त्री और फिर राइट गैस्ट्रो इपिबोलिक आल्त्री। ठीक है, 5 तरह का आल्त्री होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्टोमक है वो मेनली डेराइव होता है हमारा फोरगट से। ठीक है, फोरगट स्ट्रक्चर जैसे कि पूरा जीआईटी 3 गट से अराइज हुआ है, फोरगट, मिडगट और हिंदगट। तो हमारा जो ये डियोड्रम है ये यहाँ पर डेराइव होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा कौन सा डेराइव होगा, तो स्टोमक मतलब कि फोरगट से। ठीक है, तो इसका जो मेन ब्रांचेज होगा जो हमारे हार्ट से आता है वो सिलियक ट्रंक, उसके द्वारा मेनली स्टोमक को ब्लड जाता है। अच्छे से समझने के लिए स्टोमक के पार्ट को डिवाइड करना होगा, जैसे कि लेचर कर्वल्सर, कार्डिक इंड ऑफ द स्टोमक, फंडस और बॉडी, क्योंकि ये डिवीजन में एंटीरियर सप्लाई ऑफ द स्टोमक पर बेस है। ठीक है, जैसे कि लेसर कर्वल्सर ये मेनली 2 आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है। एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सिलियक ट्रंक का डायरेक्ट जाता है। ये सिलियक ट्रंक के द्वारा का सबसे छोटा सा ब्रांच है। सिलियक ट्रंक का एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है जो यहाँ पर कार्डिक इंड ऑफ स्टोमक को जाता है। इसके साथ साथ ये 2 ब्रांच और निकलती है। इसियोफेगल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहलाता है। ये ब्रांचेज इसियोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट को भी सप्लाई करता है और कार्डिया ऑफ द स्टोमक को भी सप्लाई करता है। अब लेचर कर्वर्सन में मेनली ब्रांच ऑफ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है। ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी से भी आता है यहाँ पर ब्लड सप्लाई। ठीक है, जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलता है, कहाँ पर, तो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक पे, जहाँ पर ब्लड सप्लाई दोनों के द्वारा होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मेनली जो लेजर कर्वेचर है उसके सुपीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर के इन्फीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। कार्डिक पार्ट ऑफ स्टोमक को इसियोफेगल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा होता है, जो ऊपर ऑलरेडी बता दिए हैं। कुछ ब्रांचेज जो होता है वो इसियोफेगल ब्रांचेज ऑफ गैस्ट्रिक आर्टरी राइट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है और वो थोरेसिक पार्ट ऑफ इसियोफेगस में चला जाता है, जहाँ पर ये एनास्टोमाइज करके मेनली थोरेसिक ओरेटर के साथ ब्रांचेज बनाता है। ठीक है, अब जो फंडस है उसमें साउथ गैस्ट्रिक आर्टरी, ये साउथ जो आर्टरी होता है आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी के टर्मिनल ब्रांच को कहते हैं। जो साउथ गैस्ट्रिक आर्टरी है वो किसका टर्मिनल ब्रांचेज है, तो स्प्लेनिक आर्टरी का। ये जो साउथ गैस्ट्रिक आर्टरी है वो लिगामेंट पे प्रेजेंट होता है और उसको ब्लड सप्लाई करता है। गैस्ट्रो और कौन सा लिगामेंट, तो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, क्योंकि जो लिगामेंट है वो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फंडस पार्ट ऑफ द स्टोमक को एज वेल एज स्प्लीन को। ठीक है, इसलिए इसको गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं और जहाँ पर साउथ गैस्ट्रिक आर्टरी मेनली ब्लड सप्लाई करता है। ग्रेटर कर्वेचर लाइक लेसर कर्वेचर, इसमें भी आर्टरी के द्वारा 2 आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। एक तो अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर में लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रो इपिबोलिक आर्टरी भी कहलाता है। ये भी स्प्लेनिक आर्टरी का ही ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटम आर्टरी राइट गैस्ट्रो ओमेंटम आर्टरी से मिलता है। राइट गैस्ट्रो ओमेंटम आर्टरी और को गैस्ट्रोडियोडेनम आर्टरी का ब्रांच होता है। ठीक है, गैस्ट्रोडियोडेनम आर्टरी 2 ब्रांच में टर्मिनेट होता है, राइट गैस्ट्रो एपिबोलिक ओमेंटम आर्टरी और एंटीरियर क्या होंगे, सुपीरियर पेनक्रियाटिक डियोडेनम आर्टरी। ये दोनों आर्टरी एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिक डियोडेनम आर्टरी से निकलता है। ठीक है, जो राइट गैस्ट्रो ओमेंटम आर्टरी होता है ये असेंडिंग ब्रांच को सप्लाई करता है।
नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई तो ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। लिम्फेटिक सप्लाई भी बता दिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टोमक जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली जो स्टोमक का डेवलपमेंट होता है वो डिजिटल पार्ट ऑफ फॉरगट से होता है। ये इनिशिएट होता है एक सिंपल ट्यूब से बनता है, ठीक है। उसके बाद 4th वीक के बीच में क्या होता है, इसमें डायलेशन स्टार्ट होता है, जो बाद में जाके वो फ्यूचर स्टोमक बनता है। जी, इसमें रोटेशन कितने होते हैं, तो फर्स्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। सेकंड रोटेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होता है। रोटेशन के पहले क्या होता है, तो जो क्रैनियल और कॉर्डल इंड होता है ना स्टोमक का, वो मीडियम प्लेन में होता है। रोटेशन के बाद क्या होता है, जो फाइनल पोजीशन में वो आ जाता है और ये ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स हो जाता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी से। इसी के साथ हमारा एनाटॉमी खत्म होता है।